नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे सुनीता जैन जी की कहानी मीता। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए मीता। रोज सुबह जब कॉलेज जाने के लिए मीता तैयार होकर निकलती है और आईआईटी तक पहुंचती है तो उसका जी करता है वह कॉलेज न जाकर आईआईटी में बनी पानी की छोटी सी नहर के किनारे जाकर बैठी रहे। बचपन में भी जब वह स्कूल जाया करती थी तो स्कूल के रास्ते में बड़ा सा तालाब पड़ता था। अक्सर आते जाते वह वहीं रुककर जाने क्या क्या सोचा करती थी। शायद सोचती नहीं थी, बस खड़ी रहती थी पानी के पास। आज और दिन से भी अधिक उसका जी कर रहा था कि वह पानी के पास जाकर बैठ जाए और आसपास कोई न हो। चलते चलते उसे लगने लगा कि वह चल नहीं रही बल्कि बैठी है किनारे पर और पानी की गंदली गहराई से उठकर एक एक कमलकली सतह पर आती जाती है और चटक कर खुलती जाती है। कली के भीतर का बंद सोना एकाएक सुख के भान सा बिखरने लगा है। मीता बैठी है और देख रही है इतने सारे सुनहरी लाल गुलाबी खिले कमलों की ओर। देखती है कि पानी के चारों ओर बांस का घना जंगल है जिसमें हवा साए साए कर गुजर रही है। हवा गुजरती है, बांस खड़खड़ाकर रुदन करते हैं। उन टकराते बांसों से घिरे तालाब के किनारे कमल के खिलते फूलों को देखती मीता सोच रही है कि उसने तो कहीं पढ़ा था जब हवा बांस के जंगल से गुजरती है तब बांसुरी बजती है। फिर यहाँ टकराहट और खड़खड़ाहट क्यों है? बांसुरी उसे सुनाई क्यों नहीं देती? सोचते सोचते मीता उचित दर की दुकान के सामने पहुंच जाती है। दुकान में जाकर कहती है, लाला जी, वनस्पति घी आ गया है क्या? लाला ने एक क्षण उसे देखा, फिर खाता पलटते हुए बोला, आया था, समाप्त भी हो गया। आपको जो समय बताता हूं उस समय आप आती नहीं। कहने को हुई, कैसे आऊं? नौकरी पर जाना होता है, समय की पाबंदी है। आप ही जो ख्याल कर एक टीन रख देते। कितनी बार तो आ चुकी हूं, पर वह कुछ नहीं कहती, चुपचाप बाहर आ जाती है। जो बात अन्य लोग इतने सहज ढंग से कह देते हैं, पता नहीं वही बात मीता के लिए कहना बहुत ही कष्टप्रद हो जाता है। मिसेस नायर ने उसे समझाया भी था कि लाला के पास 2-4 डिब्बे तो बतौर कर्टसी रहते हैं, जरा अच्छे से मांगना, जरूर दे देगा। पर मीता से नहीं मांगा जाता कुछ भी अच्छे से। फिर जब लाला ने ही कह दिया कि घी खत्म हो गया, तब वह कैसे आरोप लगाए कि लाला जी 2-4 डिब्बे तो काउंटर के नीचे जरूर होंगे। दुकान से बाहर आकर मीता सोचती है, जिम का पत्र आएगा तो वह उसे लिखेगी, मैं आजकल कहीं से वनस्पति घी जुटाने की फिराक में रहती हूँ, इसीलिए रिसर्च पेपर पूरा करके नहीं भेज सकी हूँ। फिर सोचती है कि नहीं, वह नहीं लिखेगी कुछ भी पत्र में, वह पत्र ही नहीं लिखेगी। अमेरिका से जब वह आने लगी थी, जिम ने कहा था, मीता तू क्यों जा रही है? जाना तो है ही एक दिन जिम। क्यों? यहाँ क्या अच्छा नहीं लगता? नहीं, वो बात नहीं। अच्छा लगता है यहाँ रहना, शायद पूरी जिंदगी भी रह लूं, पर यहाँ मरना अच्छा नहीं लगेगा। जिम, परदेश में मरने की कल्पना से ही डर लगता है। देख मीता, तेरी बहुत सी बातें मुझे बहुत अजीब लगा करती हैं, और यही मरने की बात तो बहुत ही अजीब है। जानती थी नहीं समझोगे, वही कल्चरल डिफरेंस की वजह से। नहीं जिम, तो समझाओ मुझे कि जिंदा रहना जहां निभ सकता है वहां मरना क्यों नहीं हो सकेगा? समझा पाऊंगी यह उम्मीद नहीं। हाँ, यह जरूर जानती हूं कि जब कभी ख्याल आ जाता है कि मैं मर गई हूं तुम्हारे देश में, तो बहुत ही लोनली महसूस करती हूँ। हो सकता है मरना तभी तक प्रिय लगता है जब रोने को कोई हो। स्वार्थ की बात है। तुम्हारी बात में तर्क नहीं है जरा भी,
पता नहीं कैसे पीएचडी तुम्हारी हो गई। किसी को कोई रोए क्यों? सुनो तो, जिंदगी सही ढंग से व्यक्ति जिए, करता रहे जो वह चाहता है, देता और पाता रहे, फिर शेष तो सब शेष है। हाँ जिम, पर मेरी आंखों में तुम लोगों के कब्रिस्तान में बनी मेरी कब्र मुझे जब दिखती है तो लगता है किसी पहाड़ी पर हवा जैसे साए साए कर रही है। बड़ा वीरान लगता है। अच्छा छोड़ो, बात भावना की है, तर्क से कैसे समझाऊं? भावना को मैं कम तूल नहीं देता मीता, पर जीना छोड़ व्यक्ति कहीं मरने जाए, यह क्या भावना का सहारा लेकर आत्महत्या करना नहीं हुआ? मीता, मैंने तुम्हारा देश नजदीक से देखा है, तुम वहां अब पनप नहीं सकोगी। ऐसा ना कहो जिम, इतने वर्ष परदेश में रहते मैंने अपने देश को मन का द्वीप बना रखा है, एक निराली तहीटी। जब मैं उदास होती हूं मुझे सुकून वहीं जाकर मिलता रहा है। जैसे राग रिश्तों स्नेह का एक समूचा संसार वहां प्रतीक्षा में है। इसीलिए तो यहां भी क्या पनप सकी। उसे मन का द्वीप ही रहने दो मीता, जाने पर वह मिलेगा नहीं। जो है नहीं वह मिलेगा कैसे? तुम बहुत छोटी थी जब आई थी, अब लौटकर सुखी न होगी, यह मेरा मन कहता है। वहां जाकर तुम बट जाओगी बिल्कुल। एकाएक मीता सड़क छोड़ किनारे को छिटक गई। सामने से ईंटों का एक ट्रक बहुत तेज गति से उसकी दिशा में आ रहा था, मानो ड्राइवर उसे ही डराने को इतने तेज और उसके इतने करीब से ट्रक को निकाल ले गया। ड्राइवर के तांबे तपे चेहरे की भट्टी सी मुस्कान की झलक भर मिलते ही ट्रक आगे निकल गया, पर एक ईंट उसमें से उड़ी और सड़क पर गिरकर चूर चूर हो गई। मीता ठिठक कर उस ईंट को देखती रही, जो मानो सड़क पर नहीं उसके माथे में लगी हो। ईंट को देखते देखते उसने देखा कि वह कार चला रही है और उसकी कार ट्रक के ठीक पीछे है। ईंट ट्रक से उड़ती है, कार का शीशा तोड़ती हुई उसके माथे में लग जाती है। सीने में उठती कराह को दबाती मीता का जी कर रहा था कि घर लौट जाए, कॉलेज ना जाए। आज कॉलेज में उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता। अभी नई नई वह यहाँ ट्रांसफ़र करवा कर आई है। पहले जहाँ पढ़ाती थी वह कॉलेज बहुत दूर था, पर वहाँ का वातावरण शांत था, लोग अच्छे थे। यहाँ का तो उसे हिसाब किताब ही समझ में नहीं आता। जब आई थी तो लोग इशारे कर उसकी पीठ पीछे कहते, भाई यह अमेरिका रिटर्न है, और सुनने वाले हंसते थे, अबे अक्ल के अंधे, इतना तो सोच, अमेरिका रिटर्न होती तो इस कॉलेज में पढ़ाने आती। मीता का जी किया कि सड़क के किनारे के नीम के नीचे किसी पत्थर पर बैठ जाए, पर नीम तले न पत्थर था न छाया। धूप भी सिर पर आ गई थी और पसीने की लाख सुइयां साए साए करती हवा से तीखी हो चुभने लगी थी। कॉलेज के पिछले भाग में बनी कैंटीन की तरफ से मीता जैसे ही भीतर आई, उसका पल्ला किसी ने छू लिया। मैडम, अरे रो क्यों रही हो तुम? क्या बात है? मैडम, मेरी फीस माफ करवा दीजिए, मेरे पापा बहुत बीमार हैं, काम पर नहीं जाते। माँ फीस नहीं दे सकेगी तो मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। भाई भी कोई नहीं है, मैं पढ़कर नौकरी करूँगी। तो रोने की क्या बात है? फीस माफ कमेटी को यह सब बता दो, फीस माफ हो जाएगी। नहीं मैडम, फीस माफ कमेटी में जो सर हैं वे कहते हैं कि फीस माफ नहीं करेंगे। क्यों? अरे फिर रोने लगी, क्यों नहीं करेंगे फीस माफ? मैडम, पहले शुरू में आप हमें पढ़ाती थी ना, फिर आप दूसरी क्लास को पढ़ाने लगी, तो हम सब ने प्रिंसिपल को यह लिख कर दिया कि हम मैडम से ही पढ़ेंगे, सेठी सर से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उनकी बात हमारी समझ में नहीं आती। अब सेठी सर फीस माफ कमेटी में हैं, वे कहते हैं फीस माफ नहीं होगी। नहीं तो यह बताओ कि वह चिट्ठी किसने लिखवाई थी, किसने लिखी थी? स्टाफ रूम तक पहुंचते मीता का सिर चक्कर खाने लगा था। जिम की आवाज मानो चीख कर उसे कह रही थी, मीता तू क्यों जा रही है? क्यों जा रही है मीता? तू क्यों जा रही है? स्टाफ रूम के दरवाजे का पर्दा सरकाते ही
अरुण सेठी उसे दिखाई दे गया। जाकर उसी के सामने वह रुकी। मिस्टर सेठी, आप बच्चों को क्यों तंग कर रहे हैं? आपको जो कहना था मुझसे कहते। मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। मीता का दुखता सिर झन्नाने लगा था। बड़ी जोर से वह हंसी। स्टाफ के लोगों की ओर देखकर बोली, यह अरुण सेठी हैं, हमसे बात नहीं करना चाहते। इनके खिलाफ विद्यार्थियों ने खत लिखा। मैंने इनसे कहा कि वह खत फड़वा डालते हैं, तो मुझसे बोले आप किसी को इस विषय में कुछ बताना नहीं, पर अपने सामने ये बच्चों से पूछते हैं कि बताओ खत लिखवाया किसने। उनकी फीस माफ करने से इनकार करते हैं। मिस्टर सेठी, मुझसे पूछ लिया होता अगर शक मुझ पर था आपका। कहा ना कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। आपका बिहेवियर बहुत गलत है। सो तो है ही। आप कई दिन से मुझे देख मुंह फेर लिया करते हैं। औरों को जाने क्या क्या कहते रहे हैं। इसी से बहुत से लोग मुझसे आंखें चुराते हैं। हेलो का जवाब तक नहीं देते। यही बिहेवियर तो सीखने आई हूं। मीता एकाएक वहीं बैठ गई कुर्सी पर। सारा स्टाफ रूम एल्फ्रेड हिचकॉक की फिल्म द बर्ड्स का एक सीन बन गया। ढेर के ढेर कौवे उसकी तरफ कांव कांव करके उतरे चले आ रहे हैं और अरुण सेठी गिद्ध की तरह डैने फड़फड़ाकर मडरा रहा है, इस प्रतीक्षा में कि कब मीता की घुटती सांसें आनी बंद हो जाएं। अपने दोनों हाथों से मीता ने अपनी आंखें कसकर ढक लीं, जैसे उसके आंख बंद कर लेने मात्र से यह दृश्य उसके मन से हट जाएगा। अपने कलाकार मौसा जी के पैरों के पास जमीन पर बैठी गोदी में सिर डाले मीता बहुत देर से रो रही है। रोते रोते उसकी हिचकी बंध गई है। कॉलेज में उससे रुका नहीं गया था। टैक्सी पकड़ सीधी अपने पिता, सखा, सहोदर, अपने कलाकार मौसा जी के यहाँ चली आई थी। तब से यहीं फर्श पर बैठी रो रही है। लोग इतना झूठ क्यों बोलते हैं? झूठ क्यों बोलते हैं? रोते रोते जब रोना चुक गया और सुबकियां रह गईं, तो मौसा जी ने उसका मुंह ऊपर उठाया है। वे कुछ भी नहीं कह रहे, बस गहरे उसकी आंखों में देख रहे हैं, उसकी आत्मा तक। वे यह भी नहीं कह रहे हैं कि लड़की तू इतने दिन से आई क्यों नहीं, कहां रही, यह क्या हाल बना रखा है तूने। वे कुछ नहीं कह रहे हैं, बस बहुत गहरे उसकी आत्मा में यह देख रहे हैं कि जिसकी पीड़ा से वह इतनी व्यथित हुई, वह घाव कितना पैना है। बिना कुछ पूछे, बिना कुछ कहे, वे उसकी आत्मा तक देखते चले जा रहे हैं। घर पहुंचने तक धूप बिल्कुल ढल चुकी है। आकाश पर हल्की सी बदली ने साया कर दिया है। मीता नहा कर आई है। खुशनुमा छपाई की हल्की सी जॉर्जेट की साड़ी उसने पहन ली है। शीशे में अपना चेहरा ध्यान से देखते हुए उसे ख्याल हो आया कि आज बृहस्पतिवार है, विशु शायद आ जाए। मीता ने सूने माथे पर बिंदी सजा ली है। विशु ही दे गया था बिंदियों के ढेर से पैकेट, और मनियारे की तो मानो पूरी दुकान ही उठा लाया था। यह खाली कलाई मुझे अच्छी नहीं लगती भाभी, तुम चूड़ी पहना करो ना, बिंदी लगाया करो। क्यों नहीं लगाती? पगले, वहां 12 साल अमेरिका में मैं क्या यह सब करती थी? वहां तो ये चीजें मिलती भी नहीं थी। फिर अटपटा लगता है अब तो। लगा करे अटपटा। कहो कि कलाई खाली नहीं रखोगी। दोनों हाथों में चूड़ी पहनते मीता सोचती है शायद विशु आज भी ना आए। नहीं आए तो ना सही, उसे प्रतीक्षा तो है, कोई अपना तो है। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।